नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे, 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 लाख जॉब की सेरेमनी। तो दोस्तों, लखनऊ में शुक्रवार को GBC 3 यानी ग्राउंड बैंकिंग सेरेमनी 3 शुरू हो गई है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच गए हैं। दावा है कि इससे 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो दोस्तों, साथ ही इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ बनाने में मदद मिलेगी, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। पीएम मोदी 80,000 करोड़ की परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही देश के दर्जनों नामी उद्योगपति भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि GBC 3 में यूपी में यूनिवर्सिटी से लेकर डेयरी प्लांट तक लगेंगे। सबसे ज्यादा 805 प्रोडक्ट MSME के हैं। दूसरे नंबर पर कृषि और उससे जुड़े उद्योग के 275, तीसरे नंबर पर फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल सप्लाई के 65 प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, शिक्षा से जुड़े 1183 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट लग रहे हैं। ऐसे ही डेयरी के 479 करोड़ के 7, पशुपालन के 224 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट लग रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पाक में पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए लीटर बढ़े, 6 दिन में 60 रुपए लीटर महंगा हुआ फ्यूल। बिजली की रेट भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल और केरोसिन के दाम 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमें IMF की शर्तों को भी पूरा करना है और मुल्क के हित में भी देखना है। तो दोस्तों, खास बात यह है कि सिर्फ 6 दिन पहले पाकिस्तान में फ्यूल की रेट 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। तो दोस्तों, पेट्रोल डीजल और केरोसिन के साथ ही बिजली भी जबरदस्त झटका देने जा रही है। तो दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी ऐलान किया है कि अगले महीने से बिजली 7.91 रुपए प्रति यूनिट महंगी की जा रही है। अब 1 यूनिट के बिजली के लिए 24.82 रुपए देने होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के ऊपर IMF का बेहद दबाव है। IMF ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक सुधारनी है तो उसे कई कदम उठाने ही होंगे। सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा करने से काम नहीं चलेगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 9 तपा खत्म, अब बारिश का इंतजार। दिल्ली NCR में बूंदाबांदी होगी। IMD ने कहा उत्तर भारत में जून के लास्ट वीक में बरसेंगे बादल। तो दोस्तों, दिल्ली NCR क्षेत्र के आसमान में बादल छाए हुए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। तो दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में पहुंच चुका है, लेकिन उत्तर भारत के लोगों को साल की पहली मानसून बारिश के लिए जून के अंत तक का इंतजार करना होगा। हालांकि दोस्तों, IMD 103% बारिश का अनुमान जता चुका है। तो दोस्तों, IMD ने दिल्ली में हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। तो दोस्तों, इस बार अन्य वर्षों की तुलना में 9 तपा कम तपा है, तो प्री मानसून एक्टिविटी भी कम होगी। जून में ज्यादा बारिश होने की भी संभावना कम है। तो दोस्तों, जून के दूसरे हफ्ते से ही थोड़ी बहुत प्री मानसून एक्टिविटी की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,939 नए केस, 10 की मौत। दोस्तों, देश में रोजाना कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,939 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना के एक्टिव केस में 19,748 हो गए हैं और कुल मामले बढ़कर 4,31,68,151 हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, कोरोना से 10 मरीजों की मौत दर्ज की गई है, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 5,24,651 हो गई है। तो दोस्तों, फिलहाल कोरोना की संक्रमण दर 0.05%
प्रतिशत है, जबकि रिकवरी रेट 98.74% दर्ज की गई है। इसी के साथ दोस्तों केरल में लगातार कोरोना के नए केस बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1370 नए केस मिले हैं। इसी के साथ दोस्तों 6 मौतें दर्ज की गई है। इसी के साथ दोस्तों राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में कोरोना के 1045 नए केस सामने आए हैं। 3 महीने के बाद भी लगातार दूसरे दिन केस 1000 के पार हो गए हैं और कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि अगर कोरोना मामले में उछाल जारी रहा तो फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य करना होगा। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यूपी इन्वेस्टर समिट में बोले पीएम मोदी, मेरी काशी बहुत बदल गई है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के विकास की सराहना की और राज्य के युवाओं की उनकी क्षमताओं के लिए प्रशंसा की है। तो दोस्तों राज्य में इन्वेस्टमेंट समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि यूपी के युवाओं में आपके सपनों को पंख देने की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहाँ हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी को भी बढ़ते दिखाते हैं। तो दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि मैं काशी का सांसद हूँ, इसलिए इतना चाहूंगा कि कभी समय निकालकर मेरी काशी देखने आइए। काशी बहुत बदल गई है। विश्व की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती है। यह उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत जिस गेहूं को खराब बता तुर्की ने लौटाया, उसे इस देश ने हाथों हाथ खरीदा। तो दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अब 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इस युद्ध ने पूरी तरह दुनिया में कई तरह की परेशानी पैदा कर दी है। उन्हीं में से एक है कि गेहूं का संकट, जो देश के गेहूं के लिए रूस और यूक्रेन पर सबसे ज्यादा निर्भर थे। तो दोस्तों मिस्र गेहूं ना होने की वजह से ब्रेड और अन्य समस्याओं से जूझ रहा है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के जिस गेहूं को तुर्की ने खराब बताकर लौटा दिया, उस गेहूं की खेप को मिस्र ने हाथों हाथ ले लिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन से गेहूं ना मिलने पर उत्पन्न हुए संकट को दूर करने के लिए कई देशों ने भारत का रुख किया, लेकिन पिछले दिनों भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि इन सब के बीच भारत को 56,000 टन गेहूं की खेप पिछले दिनों तुर्की को भेजनी पड़ी, क्योंकि बैन से पहले इसकी डील हो गई थी। लेकिन जब गेहूं की खेप तुर्की पहुंची तो वहां की सरकार ने गेहूं को खराब बताकर लेने से इनकार कर दिया। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि तुर्की ने रुबेला वायरस के खतरे को देखते हुए भारत से गेहूं को लौटाया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मिस्र के खास संकट को देखते हुए भारत ने बैन के बाद भी उसे गेहूं निर्यात करने का फैसला किया, लेकिन सरकार ने पिछले महीने मिस्र में 61,500 टन गेहूं भेजा था। यह खेप मिस्र के लिए नाकाफी है। अब जब मिस्र ने तुर्की के मना करने पर मौका देखा तो उसे लौटाए हुए गेहूं को भी खरीद लिया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हत्याओं के बाद 90% कश्मीरी पंडितों ने रातों रात घर छोड़ा, बोले सब्र टूट गया है। तो दोस्तों घाटी में लगातार हो रही हत्याओं के बाद कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर जाने लगे हैं। पीएम पैकेज से मिले अनंतनाग के मटन स्थित पंडित कॉलोनी में सन्नाटा पसरा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित रंजन ज्योतिषी ने बताया है कि अनंतनाग स्थित मटन की कश्मीरी पंडित कॉलोनी से 90% लोग जा चुके हैं। लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है, जिसके बाद रात में ही वे पलायन कर गए। तो दोस्तों यह कॉलोनी पीएम पैकेज की योजना के तहत बनाई गई है और यहाँ कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही हत्याओं के बाद सभी अपने घर छोड़कर निकल रहे हैं। हालात ठीक होने के बाद ही इनकी लौटने की संभावना है। तो दोस्तों इधर अनंतनाग और कुलगाम के कई इलाकों में कश्मीरी पंडितों ने स्थानीय प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, जिससे वे घाटी छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा सके। इसी के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खतरे की आशंका में कश्मीरी प्रवासी और जम्मू संभाग के अन्य कर्मचारियों को 6 जून तक सुरक्षित स्थानों पर तैनात करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि सभी को जिला मुख्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि जम्मू में बड़ी संख्या में डेरा डालने वाले कर्मचारियों का आरोप है कि टारगेट बनाकर कर्मचारियों की हत्या की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर।
सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी हुई कोरोना पॉजिटिव, हुई क्वारंटीन। तो दोस्तों प्रियंका गांधी कोविड संक्रमित हो गई है। इससे पहले कल ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी। तो दोस्तों बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल ही लखनऊ से दिल्ली लौटी थी और वो 2 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर के लिए लखनऊ गई थी। तो दोस्तों प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि मैं कोविड संक्रमित हो गई हूँ, मुझे कोरोना के हल्के लक्षण है, सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मैंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एक्सिस बैंक का कर्मचारी बनकर रिवॉर्ड पॉइंट जीतने का दिया साजा, अकाउंट से साफ कर दिए 1.30 लाख रुपए। तो दोस्तों खुद को निजी बैंक कर्मी बताकर रिवॉर्ड पॉइंट का साजा देकर ठग ने एक व्यक्ति के अकाउंट से 1.30 लाख रुपए साफ कर दिए। पीड़ित ने इसकी शिकायत साइबर थाने पुलिस से की है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन ठग का पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया है और तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगी के ऊपर जांच की जा रही है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।